Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Tuti Mahajan। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। लेट्स सी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। As the name suggests, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स जो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रखी हुई है। तो कई सारे एक्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया, जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं एक्ट उन वर्कमैन को कवर करता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है उसको कवर नहीं करता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को कवर करने के लिए एक एक्सक्लूसिव उसके लिए एक एक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970? तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या कहते हैं? तो हर बार मैं जो बोलती हूँ, नाम से देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या कहेगा। An act to regulate the employment of contract labor in certain establishments and to provide for its abolition in certain circumstances and for matters connected therewith। So that means ये act है जो कि रेगुलेट करेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को रेगुलेट करेगा एंड टू प्रोवाइड फॉर इट्स अबॉलिशन, और उसकी अबॉलिशन नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो है वो बेनिफिट किसका ले सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, अब हम देखते हैं कि इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो ये एक्ट किसके लिए आया? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, तो उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। To ensure the right of the workers employed on contract basis are protected, जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, एंड टू इंट्रोड्यूस बेटर वर्किंग कंडीशंस, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है उसकी कंडीशंस ऑफ वर्क को बेटर करना, ये इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी। हर एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो सेम वे में अब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। Every establishment in which 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 5 months as contract labor, जहां भी पिछले 12 महीने के अंदर 20 और more workmen as contractual labor employed हैं, ये एक्ट वहां एप्लीकेबल हो जाएगा। Then every contractor who employs or who employed on any day of the preceding 12 months 20 or more workmen, और जो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय करते हैं वहां पर भी ये एक्ट एम्प्लॉय जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दैट मींस ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल हो गया? एक कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर रखी, एस्टेब्लिशमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर रखा, तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया जिसने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क लिया है। डेफिनेशंस, अब हमने इसके अंदर कुछ नए नए वर्ड्स जो हैं वो यूज किए हैं। हालांकि ये जो वर्ड्स है अगर आप देखोगे तो डेली रूटीन के साथ मैं इसको पहले मैच करवाती हूँ, फिट करवाती हूँ, देन इसकी डेफिनेशन को हम स्टडी करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर क्या है? जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ठेकेदार, जिसे हम बोलते हैं कि हमने एक ठेकेदार को काम दे दिया कि वो बंदा इंडस्ट्री में लेबर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लेबर रखते हो तो लेबर को हैंडल करने का टास्क एक इटसेल्फ अलग से बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो लेबर को हैंडल करने के लिए उसके ऊपर आपको पर्सन एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस प्रैक्टिकली क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मैन पावर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती हैं और मैन पावर को जो एम्प्लॉय करने का टास्क उस ठेकेदार को दे दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर किसे बोलते हैं? ठेकेदार, जिसे हम हिंदी में पंजाबी में यूज करते हैं, वो है कॉन्ट्रैक्टर। अ कॉन्ट्रैक्टर इज अ पर्सन हु टेक्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली to produce a given result for the establishment other than a supply of goods or services of manufacture to such establishment through contract labor, or the person who provides contract labor for any work of the establishment and includes a subcontractor। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? वो पर्सन जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं आपका ये काम करवा के दूंगा। उसने ये काम करवाना, बंदों से करवाना, लेबर से करवाना,
तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मैं आपके इतनी प्रोडक्शन करवा के दूंगा, मैं आपका ये काम करवा के दूंगा, कैसे करवाना वो उसकी हेडेक है। बंदे कहाँ से लेके आने हैं, कैसे लेके आने हैं, महंगे लेके आए सस्ते लेके आए, वो उसकी हेडेक है। आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट फिक्स कर लिया। देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर. Contract labor refers to an employed person hired to work in a company through a contractor for a specific work and a finite period. और जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे जो लेबर लगेगी उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर. देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. एनी एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट. तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हुआ, जो फैक्ट्री का ऑनर है, दैट इज द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. एक फैक्ट्री का ऑनर है, उसको पता है उसने इतनी प्रोडक्शन करनी है, बट लेबर को हैंडल करना उसकी टास्क नहीं है, तो वो क्या करता है, उसने सीधा एक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर दिया. एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसने रेट सेट कर लिया कि आप मुझे इतना प्रोड्यूस करके दो, इतने पीरियड में प्रोड्यूस करके दो, मैं आपको इतने की पेमेंट करूंगा. कॉन्ट्रैक्टर ने जो लेबर हायर करनी है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर. इसके फायदे क्या हुए, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम मिल गया, और जो ओनर है वो इन सब टेंशन से फ्री हो गया. अब हम देखते हैं प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970. अब ये जो एक्ट है इसके प्रोविजंस क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन कवर होती है. लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए टू वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर. वेलफेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, liability of principal employer, registers penal provisions. तो ये सब प्रोविजंस इसके अंदर कवर. अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. Every principal employer employing 20 or more workers through the contractor has to register with authority by paying prescribed fees. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवा रहा है तो उसको अपनी एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करवाना है अगर उसके पास 20 और मोर वर्कर्स हैं. देन लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स. तो कॉन्ट्रैक्टर के पास एस्टेब्लिशमेंट भी रजिस्टर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस अपना होना चाहिए. Every contractor engaging 20 or more workers should obtain license from authority by required fees and keeping specified security deposit. The license is issued for a specified period. तो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास भी 20 or more workers हैं, उनको भी लाइसेंस उसको obtain करना. Then welfare of contract labor. अब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसका वेलफेयर, उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, कैंटीन फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, रेस्टरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स, वॉशिंग फैसिलिटीज. तो ये सब फैसिलिटीज जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए वहां पर प्रोवाइड करनी चाहिए. नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी लायबिलिटी क्या है, टू इंश्योर प्रोविजन फॉर कैंटीन, रेस्टरूम्स, sufficient supply of drinking water, latrines and urinals, washing facilities. तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने ये सब फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करके देनी है. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर entitled to recover from the contractor for providing such amenities or to make deductions from amount payable. और जो एम्प्लॉयर जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर सकता है या फिर उसके बिल में से डिडक्ट कर सकता है. रजिस्टर्स by principal employer to maintain proper register of contractors in respect of every establishment in prescribed form. तो जो भी एम्प्लॉयर ने जो भी कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं उनका प्रॉपर रजिस्टर लगाना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर मैंने अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रखा हुआ है. एंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ने कौन से रजिस्टर मेंटेन करने हैं, मेंटेन मास्टर रोल एंड रजिस्टर ऑफ वेजेस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के नीचे तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को किसने पेमेंट करनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने. एम्प्लॉयर ने पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट करनी है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को. तो उसके लिए जो रजिस्टर्स मेंटेन करनी है वो किसने करनी है, कॉन्ट्रैक्टर ने. रजिस्टर और वेज का मास्टर रोल इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेजेस और लॉस. अगर किसी की वेजेस में से उसने डिडक्शन की है तो उसका भी उसने रजिस्टर मेंटेन करना है. रजिस्टर ऑफ फाइन्स. अगर किसी का कोई फाइन डिडक्ट करना है, कोई उसने एडवांस दे रखा है, रजिस्टर ऑफ एडवांसेस. रजिस्टर ऑफ ओवरटाइम. किसी से उसने ओवरटाइम करवाया है तो उसका अलग से रजिस्टर मेंटेन करना होगा. टू इशू वेज स्लिप्स टू द वर्कमैन एट लीस्ट अ डे प्रायर टू द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस. इशू करनी है, वेज स्लिप भी उसको इशू करनी है. When covered by payment of wages, registers and records must be maintained.
To display notices showing rate of wages, hour of work, wage period, name and address of inspector or any change forthwith. तो उसको ये डिस्प्ले करना है नोटिस बोर्ड के अंदर. To issue an employment card to each worker in prescribed form. वर्कर को एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी इशू करना है. To issue service certificate to every workman on his termination in prescribed form. अगर कोई वर्कर छोड़ के जाते हैं तो उसकी टर्मिनेशन के ऊपर उसको सर्विस सर्टिफिकेट भी इशू करना कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट, penal provisions. For contraventions or provisions of the act, imprisonment up to 3 months or fine up to ₹1,000. अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट कितनी है, 3 months की, और फाइन कितना हो सकता है, 1,000. एंड फॉर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रवेंशंस ऑफ द एक्ट, फाइन अप टू ₹100 पर डे. अगर उसके बाद भी कोई नहीं सुधरता तो वहां पर ₹100 पर डे के अकॉर्डिंगली जो फाइन है वो लगेगा. बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 क्यों आया? सबसे पहले हमारे फैक्ट्रीज एक्ट आए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट आए, तो बहुत टाइम के बाद आप देख रहे हो कि 1970 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया. ऐसा क्यों आया? फैक्ट्रीज के अंदर काम हो रहा था, फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वो काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्या हुआ, प्रैक्टिकली उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई लेबर को हैंडल करने के लिए. जब लेबर को हैंडल करने की प्रॉब्लम आई तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया कि लेबर को एक अलग से सेपरेट एंटिटी, कॉन्ट्रैक्टर आप हायर करो, फैक्ट्री हायर करे कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करे लेबर को. तो फैक्ट्री और लेबर के अंदर एक कौन आ गया, कॉन्ट्रैक्टर. तो जब वो कॉन्ट्रैक्टर आया तो कॉन्ट्रैक्टर को जब एम्प्लॉय किया गया तो देखा गया कि उससे प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव हुई, क्योंकि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर था उसको डे टू डे एक्टिविटीज, लेबर अरेंज करना, वो इन सब एक्टिविटीज से फ्री हो गया. उसने कॉन्ट्रैक्टर के साथ किया, कॉन्ट्रैक्टर अपना बिल लगाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसने टर्म्स एंड कंडीशन सेटल कर लिया, उसने उनके साथ रेट सेटल कर लिया, पीस रेट, कहीं पीस रेट होता है, कहीं जो भी सिस्टम है वो सेटल कर लिया. आप मुझे इतने प्रोडक्शन करके दोगे, मैं आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा. तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना बिल लगाएगा, कॉन्ट्रैक्टर बिल लगाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पैच, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो एम्प्लॉयर को जस्ट उसको पे करना है. अब कॉन्ट्रैक्टर ने आगे लेबर कैसे अरेंज की, दैट इज द हेडेक ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. तो जब इन सब चीजों से क्या हुआ, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फ्री हो गया, प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो गई, कॉन्ट्रैक्टर को काम मिला, कॉन्ट्रैक्टर लेबर उसने हैंडल की, तो बेनिफिट्स तो हुए, बट कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट्स आए. कंफ्लिक्ट्स आए क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, कई सारे एक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को एक्सक्लूड किया गया. तो जब उसको एक्सक्लूड किया गया है तो पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को हैंडल करने के लिए एक नया एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एक्ट 1970. अब हम लेते हैं इसके MCQs. Under the Contract Labor Act 1970, the chairman of the State Advisory Contract Labor Board is appointed by the governor of the state government, the employees of the establishment by a secret ballot, the labor commissioner of the state. The answer is B, the governor of the state. The answer is A, the governor of the state is the right answer. नीचे टाइपिंग में मिस्टेक हुई है. नेक्स्ट, as per Contract Labor Act 1970, what is the minimum number of contract laborers ordinarily to be employed by a contractor so that the employer must provide a canteen? तो कैंटीन फैसिलिटी देने के लिए हमने कितने वर्कर्स पढ़े हैं, कितने होने चाहिए? द आंसर इज ए, 100 वर्कर्स मिनिमम होने चाहिए. नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 excludes from the definition of contractor one who undertakes to produce a given result for an establishment through contract labor. इसको एक्सक्लूड करता है? नहीं, ये तो है ही है. नेक्स्ट, सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ये भी है. Supplies goods and articles of manufacture to an establishment? No. Goods and articles जो supply करना वो किसकी responsibility है? Principal employer की. Is a subcontractor. The answer is C. Supplies goods and articles of manufacture to an establishment. That is the responsibility of the principal employer. So this is excluded from the definition of the contractor. Next.
No court shall take cognizance of an offence under the Contract Labour Act 1970 except on a complaint by or with the previous sanction in writing of. किसकी कंप्लेंट के ऊपर जो कोर्ट है एक्शन लेगा? Appropriate government, Labour Commissioner, the Inspector, and officer not below the rank of Class 1 Gazetted Officer of the Government. The answer is C, the Inspector. Next, Part 3 of the Child and Adolescent Labour Act 1986 deals with. इसके अंदर कुछ queries जो है वो Child and Adolescent Labour Act 1986 उसके भी MCQs कवर किए हैं. तो जो Child and Adolescent Labour Act 1986 है वो किसके साथ डील करता है? Technical Advisory Committee, no. Child Labour and Adolescent Labour Rehabilitation Fund, no. Regulation of Conditions of Work, yes. Power to amend the schedule, the answer is C. Regulation of Conditions of Work. Who among the following can appoint the inspectors under the Child and Adolescent Labour Act 1986? तो Child and Adolescent Labour Act 1986 जो है उसके अंदर कौन अपॉइंट करने की अथॉरिटी रखता है? The answer is C. Appropriate government. Next. As per the Child and Adolescent Labour Act 1986, in which of the following types of occupations a child can be employed? Audio visual entertainment. तो child की जो है वहां पर audio visual entertainment. So that means क्या हुआ? जैसे Bollywood film industry, तो वहां पर बच्चों की अपॉइंटमेंट कर सकते हो आप. Next. Which one of the following is the maximum spread over of the daily hours of work, including interval for rest, time spent in waiting for work under the Child and Adolescent Labour Act 1986? तो maximum spread over कितना है? daily hours जब काम करते तो कितना maximum कर सकते हो आप? including interval for rest. तो Child and Adolescent Labour Act 1986 कितने घंटे काम करने की आपको परमिशन देता है? In simple language, the answer is B, 6 hours. Next, which of the following is not true with respect to the amendments introduced by the Child Labour Amendment Act 2016? तो जब Child Labour Amendment Act आया 2016 के अंदर तो कौन से true नहीं है? Offences under the Act are made non-compoundable. Provides for rehabilitation of rescued child or adolescent. That is true. Inspection and monitoring is required to be secured by the appropriate government. True. Offences committed by an employer punishable under Section 3 of the Act are made cognizable. That is also true. The answer is A. Offences under the Act are made non-compoundable. This is not true. Next. There are 10 persons employed in a shop and therefore the payment of gratuity Act 1972 becomes applicable to the shop. एक शॉप के अंदर 10 पर्सन्स हैं तो 10 पर्सन्स हैं तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आपका एप्लीकेबल हो गया. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद 3 एम्प्लॉयज रिजाइन फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द शॉप. 3 बंदों ने छोड़ दिया तो अब कितना रहेगा? 7 एम्प्लॉयज. रिजल्टेंटली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लीगल पोजीशन ऑन द एप्लीकेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द सेड एक्ट? द एक्ट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल ऑन द शॉप. ट्रू. As soon as the number of employees of the shop falls below 10, the act will cease to be applicable. Wrong. एक बारी अगर कोई एक्ट आपका एप्लीकेबल हो गया उसके बाद आपके एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ चाहे कम हो जाए, डाउन हो जाए, तो वो एक्ट एप्लीकेबल होता रहेगा. The act is silent about this type of situation. Wrong. The act will not apply when the number of employees who leave the shop exceed 50%. This is also wrong. The answer is A. The act will continue to be applicable on the shop. एक बार आपका एक्ट एप्लीकेबल हो गया, नो मैटर्स कि सारे के सारे पर्सन जो हैं वो छोड़ के चले जाए, नए अपॉइंट हो जाए या कुछ कम हो जाए, स्ट्रेंथ कम हो जाए, हार्डली मैटर्स. सो तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970. तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के थ्रू हम काम करवाते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसको रेगुलेट करने के लिए ये वाला एक्ट आया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एक्ट, दोनों का गैप किसने ब्रिज किया? कॉन्ट्रैक्टर ने. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को हायर किया. जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट साइन किए, वर्क ऑर्डर साइन किए, टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को डील करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ ओनली. उसने कॉन्ट्रैक्टर से काम लेना है, उसने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है. कॉन्ट्रैक्टर ने डील करना है कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के साथ, उसने लेबर हायर करनी है, लेबर एम्प्लॉय करनी है, लेबर को लुक आफ्टर करना है, लेबर को
सुपरवाइज करना, लेबर से काम लेना और लेबर को उसने पेमेंट करनी है। तो इस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के आने की वजह से फैक्ट्रीज का काम जो वो बहुत ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को हैंडल कर लिया, सुपरवाइज कर लिया कॉन्ट्रैक्टर ने। एम्प्लॉयर को अब किसके साथ डील करना है? एक बंदे के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। हर कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टर एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर तो और ज्यादा है। तो जैसे मैन पावर के लिए आपने एक कॉन्ट्रैक्टर रख लिया, एक से ज्यादा भी आप कॉन्ट्रैक्टर रख सकते हो। तो सेम वे में आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किससे डील कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और कॉन्ट्रैक्टर डील कर रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के साथ। और जो कॉन्ट्रैक्टर और जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, तो इनके लिए कौन सा एक्ट आया? कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एक्ट 1970। तो ये था हमारा एक्ट। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।